आज हम बात करेंगे हमारे संविधान की उस रूपरेखा की जिसे हम राज्य के नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी कहते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल्स 36 से 51 में है। पर देखिए, ये सिर्फ कुछ आर्टिकल्स नहीं है, ये तो एक तरह से हमारे देश को चलाने का पूरा मास्टर प्लान है, एक ब्लूप्रिंट। तो आइए डीपीएसपी के इस ब्लूप्रिंट को मिलकर समझते हैं। अच्छा सोचिए जरा, हमारे संविधान बनाने वालों का सपना क्या था? उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि जो अंग्रेजों का पुलिस स्टेट था ना, जो सिर्फ कंट्रोल करता था, उसे एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य में बदला जाए। मतलब एक ऐसा देश जहां सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ना हो, बल्कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी भी हो। और डीपीएसपी का असली मकसद यही है, सरकार को ये बताना कि कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। ये पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं। तो सवाल ये उठा है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का आइडिया आया कहाँ से? क्या ये पूरी तरह से हमारा अपना था? जी नहीं, इस विचार का सफर भी बड़ा दिलचस्प है और इसकी जड़ें भारत से बाहर तक जाती हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई स्पेन से, फिर 1937 में आयरलैंड ने इसे अपने संविधान में शामिल किया और वहीं से हमने सबसे ज्यादा प्रेरणा ली। और तो और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते थे। तो एक तरह से ये उसका ही एडवांस्ड वर्जन है। और ये कितने जरूरी थे, इसका अंदाजा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों से लगाइए। उन्होंने इसे संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा था। सोचिए, नॉवल फीचर। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं थी। यहाँ तक कि ग्रैंडविल ऑस्टिन जैसे विद्वान ने तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिलाकर संविधान की आत्मा या कॉन्शियंस कहा था। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे क्या? सीधी सी बात में 1935 के एक्ट में ये गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस थी। अब हमारे संविधान के सलाहकार थे सर बी.एन. राव। उन्होंने एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हम अधिकारों को दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक, जिन्हें कोर्ट में लागू करवा सकें, वो बन गए फंडामेंटल राइट्स, और दूसरे, जो सरकार के लिए गाइडलाइंस हो, वो बन गए डीएसपी। मतलब आजाद भारत की सरकार के लिए ये नए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। चलो, ये सब तो ठीक है, हिस्ट्री समझ आ गई, इम्पोर्टेंस भी समझ आ गई, लेकिन आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इतने सारे आर्टिकल्स, इन्हें याद कैसे रखा जाए? ये तो सच में एक बड़ी चुनौती है। पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत ही आसान हल है, एक मेमोनिक मैप। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक चाबी जो इन सारे आर्टिकल्स का दरवाजा खोल देगी। और वो फॉर्मूला है, ध्यान से सुनिएगा, राज में न्याय, ग्राम में काम, नागरिक पढ़ें, पोषण और कृषि बढ़ें, पर्यावरण स्मारक रहें, न्याय और शांति बहें। बस ये एक लाइन और पूरा डीपीएसपी का स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए अब इस मेमोनिक मैप को डिकोड करते हैं और एक एक करके डीपीएस के इसके हर हिस्से को समझते हैं। तो सबसे पहले है राज में न्याय। इसमें राज का मतलब है आर्टिकल 36 और 37। आर्टिकल 36 बताता है कि द स्टेट यानी राज्य क्या है, और 37 कहता है कि ये प्रिंसिपल्स देश चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, बहुत ज़रूरी हैं। फिर आता है न्याय, यानी आर्टिकल 38 और 39A। आर्टिकल 38 बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, और 39A कहता है कि सबको बराबर न्याय मिले और ज़रूरत पड़ने पर फ्री लीगल एड भी मिले। इसके बाद है ग्राम में काम। यहाँ ग्राम सीधा इशारा करता है आर्टिकल 40 के तरफ, जो गांव में पंचायतों को ऑर्गेनाइज करने की बात करता है, जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। और काम कवर करता है आर्टिकल 41 से लेके 43B तक। इसमें काम का अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, काम करने के लिए अच्छा माहौल और मजदूरों को सही मजदूरी देने जैसी बातें शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नागरिक पढ़ें, पोषण। नागरिक से हमें याद रखना है आर्टिकल 44, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की बात करता है। पढ़ें से जुड़े हैं आर्टिकल 45 और 46। ये बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा, और साथ ही एससी, एसटी और दूसरे कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के बारे में है। और पोषण, वो है आर्टिकल 47। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सेहत और न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाए। और अब हम आ गए हैं अपने मेमोनिक मैप के आखिरी हिस्से पर। कृषि बढ़े, पर्यावरण स्मारक रहें, न्याय और शांति बहें। तो देखिए, कृषि है आर्टिकल 48, जो खेती और पशुपालन को मॉडर्न बनाने की बात करता है। पर्यावरण है आर्टिकल 48A, एनवायरनमेंट की सुरक्षा। स्मारक है
आर्टिकल 49 हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। फिर न्याय, ये है आर्टिकल 50 जो कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग काम करना चाहिए। और आखिर में शांति यानी आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। तो अब जब हमने डीएस ये है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? तो दोनों में फर्क क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हम अदालत में जाके लागू करवा सकते हैं। ये ज्यादातर नेगेटिव हैं, मतलब स्टेट ये नहीं करेगा, और इनका फोकस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और इंडिविजुअल वेलफेयर पर है। दूसरी तरफ डीएसपीज हैं, ये बस नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं, मॉरली बाइंडिंग। ये पॉजिटिव हैं, स्टेट को ये करना चाहिए, और इनका लक्ष्य है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मतलब पूरे समाज का भला। इस टकराव की कहानी भी बड़ी लंबी और दिलचस्प है। शुरुआत हुई 1951 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स ही ऊपर रहेंगे। 1967 में भी कोर्ट ने यही बात दोहराई, लेकिन 1971 में पार्लियामेंट ने पलटवार किया। संविधान में संशोधन करके डीएसपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की गई, और बस यहीं से ये बहस और ज्यादा गर्मा गई। और फिर आखिरकार मिनर्वा मिल्स केस में एक बैलेंस बना। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये एक रथ के दो पहिए हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है। दोनों जब साथ चलेंगे तभी देश के शासन का रथ आगे बढ़ेगा। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो आइडियल्स हैं, इनका असल दुनिया पर क्या असर पड़ा है और इनकी आलोचनाएं क्या-क्या होती हैं। एक सबसे बड़ा सवाल हमेशा उठता है कि इन्हें कोर्ट में इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया। इसके पीछे कुछ बहुत प्रैक्टिकल वजहें थी। सोचिए 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। फिर भारत की ज़बरदस्त डाइवर्सिटी और पिछड़ापन अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और एक बिल्कुल नए लोकतंत्र पर इतने सारे कानूनी मुकदमों का बोझ डालना भी सही नहीं समझा गया। अब आलोचकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी ने डीपीएसपी को भावनाओं का कूड़ादान कहा, तो किसी ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी मर्जी से कैश करता है। बातें तो बहुत तीखी थीं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इन्हीं डीपीएसपी की वजह से पंचायती राज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे जबरदस्त कानून बने। इन कानूनों ने भारत की सामाजिक और कानूनी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर कंक्लूजन क्या है? डीएसपीपी का असली रोल, उसका असली महत्व क्या है? चलिए इसे फाइनल करते हैं। तो बात यह है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सिर्फ सुझाव नहीं है, ये फंडामेंटल राइट्स के साथ मिलकर हमारे संविधान की आत्मा, उसकी अंतरात्मा बनाते हैं। इनका मकसद एक सच्चे वेलफेयर स्टेट की नींव रखना है, और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। तो एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं।